ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज की चूंकि ये लर्निंग स्टेज पे होते हैं, ट्रेनिंग हासिल कर रहे होते हैं, इसलिए एजुकेशन और इंफॉर्मेशन इनकी नीड्स होती है। जिस डिज़ीज़ के लिए वो प्रोडक्ट है, उस डिज़ीज़ का क्या प्रोफाइल है, क्या उस डिज़ीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह का पेशेंट होगा जिसमें कि हमारी प्रोडक्ट रिकमेंड करनी चाहिए, और प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट्स क्या हैं, इनके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन और इनकी एजुकेशन नीड्स होती है इस तरह के, जिनको कि हम अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कह सकते हैं। राइट जी। देन अच्छा, ये देन आते हैं इनपुटिंग स्टेक होल्डर्स। वो स्टेक होल्डर्स जो कि अपनी इनपुट के थ्रू फार्मास्यूटिकल कंपनी की सक्सेस में उनका इंटरेस्ट भी होता है और वो रोल प्ले करते हैं। ठीक जी। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इस तरह के स्टेक होल्डर्स से, जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, दो स्टेक होल्डर्स है हमारे पास, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में फिर तीन स्टेक होल्डर्स हैं हमारे पास, उनमें से एक इनपुटिंग स्टेक होल्डर्स है जिसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट बॉडीज इन्वॉल्व हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिशियंस शामिल हैं। ठीक है। और एक्सटर्नल में एक हमारे पास इन्फ्लुएंसर था जिसमें कि वो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्ट प्रिस्क्रिप्शन को, उसकी यूटिलाइजेशन को, जिसमें ओपिनियन लीडर्स, प्रिस्क्राइबर्स, फार्मासिस्ट और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमने स्टडी किया। एक्सटर्नल इनपुटिंग स्टेक होल्डर्स में फंडिंग के लिए इम्पोर्टेंस होती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। ये स्टेक होल्डर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज को फंड्स प्रोवाइड करते हैं, सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटी क्रिएशन के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं। R&D, जैसे कि करंटली कोविड-19 की सिचुएशन में तकरीबन ही तमाम गवर्नमेंट्स ने अपनी अपनी R&D फार्मास्यूटिकल कंपनीज, R&D ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग के मामले में सपोर्ट करना चाहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट पेस पे वैक्सीन या ट्रीटमेंट्स को डेवलप किया जा सके पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए और पेंडेमिक को कम करने के लिए। इसी तरह से सोशल सिक्योरिटी फैसिलिटी क्रिएशन जो एक कंप्लीट प्रोसीजर है फार्मास्यूटिकल कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसको फैसिलिटेट कराने के लिए फंडिंग्स। ठीक है जी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आसानियां करने के लिए, ट्रेड बैरियर्स रिमूव करने के लिए, तो फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैसिलिटेट करते हैं इनपुटिंग स्टेक होल्डर्स, इसके साथ साथ रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से पेटेंट प्रोटेक्शन के लिए, तो ये हमें ऑब्वियसली जो डेवलप्ड या इंटर फॉरेन दूसरे कंट्री से जहाँ पर कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आती हैं मार्केट में, वहाँ वहाँ के लिए चाहिए होता है पेटेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारी जो इनोवेटिव प्रोडक्ट है उसके अगेंस्ट एक सर्टेन टाइम पीरियड तक कोई कंपटीटर प्रोडक्ट लॉन्च न की जा सके। ठीक है। पाकिस्तान की रेगुलेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल मार्केट जब रजिस्टर्ड होगी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के बगैर फार्मास्यूटिकल मार्केट में सेल नहीं की जा सकती, इसलिए रजिस्ट्रेशन के लिए हम डिपेंड करते हैं इनपुटिंग स्टेक होल्डर्स पर। रीइंबर्समेंट हम उससे कहते हैं जब किसी तरह का कोई लॉस हो जाए फार्मास्यूटिकल कंपनी को, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए कि फार्मास्यूटिकल कंपनी कहीं क्रैश ना कर जाए। ऑब्वियसली क्रैश कर जाएगी तो एक कंपनी और उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट से ऑब्वियसली कम हो जाएंगी, तो उसको एक सहारा हमेशा से जो है वो देने के लिए इन टर्म्स ऑफ रीइंबर्समेंट, हमने अगर प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ानी है, हमारे रॉ मटेरियल की, पैकेजिंग मटेरियल या ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर प्राइस कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, प्रोडक्ट की प्राइस हम खुद से नहीं इंक्रीज कर सकते एज कम्पेयर टू कंज्यूमर मार्केट, हमें प्राइस के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की जो है वो कंसेंट इसमें लाजमी चाहिए होता है, उनका अप्रूवल चाहिए होता है। इसलिए प्राइसिंग अगर इम्प्रूव करने के लिए, प्राइसिंग इंक्रीज करने के लिए ये स्टेक होल्डर्स अपना रोल प्ले करते हैं। अच्छा जी, इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं? अगर हमने पाकिस्तान से अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे कंट्री में लेके जाना है, तो हम गवर्नमेंट के लेवल पे गवर्नमेंट
पर्सनल को यूटिलाइज करते हुए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे इन्फ्लुएंस जो है वो जनरेट करवाते हैं, ताकि वहाँ की मार्केट में हम अप्रोच कर सकें और उसमें इंटर हो सकें। ठीक है जी। लोकल इंडस्ट्री इंसेंटिव्स, जो लोकली नेशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको मज़ीद फैसिलिटेट करने के लिए, उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक जी। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्काउंट फैसलाबाद में प्रोवाइड किए गए हैं 25 से 50% तक। ठीक जी। सब्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन हमारे तकरीबन इसी से रिलेटेड है, सब्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन में, ताकि सब्स्टिट्यूट्स के लिए जो कानून साजी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना है, वो सारा इस तरह के स्टेक होल्डर्स का काम है। डिजीज डायग्नोसिस कैंपेन, अगर किसी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए नेशनल लेवल पे और गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के साथ अगर कैंपेन चलती है तो ऑब्वियसली इससे पेशेंट बेस बढ़ेगा। जिन पेशेंट्स को डिजीज है लेकिन वो पेशेंट्स डायग्नोस नहीं हुए, ऐसे पेशेंट्स जब सामने आएंगे तो प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। इस तरह से ये प्रमोट होगी फार्मास्यूटिकल कंपनी। जैसे कि डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग अगर नेशनल लेवल पे की जाए, बड़े स्केल पर की जाए, तो इस तरह के पेशेंट्स जो कि अभी तक डायग्नोस नहीं हो चुके हैं वो डायग्नोस हो जाएंगे। ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह, उनकी स्क्रीनिंग, इस तरह से पेशेंट्स जो कि अभी अनडायग्नोस्ड हैं वो डायग्नोस होंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की कंजप्शन जो है वो इंक्रीज होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। राइट जी। इसी तरह से और क्या, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सबको प्रमोट करने के लिए प्रिस्क्राइबिंग डिसीशंस को भी प्रमोट करते हैं। ट्रेड बैरियर्स किसी तरह के जो है वो आ रहे हैं बिजनेस में, कोई इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, किसी भी तरह के जो एक ट्रेड है उस ट्रेड को हासिल करने के लिए किसी भी तरह के बैरियर्स है, वो चाहे कॉस्ट हो, फैसिलिटेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, सर्विसेज हो, इन बैरियर्स को रिमूव करने के लिए एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हमारे काम आता है। अच्छा जी। इनोवेशन अवार्ड, एक इनोवेशन अवार्ड, एक्सपोर्ट अवार्ड, क्वालिटी अवार्ड, एक रिवार्डिंग के ज़मरे में अपने ऑर्गेनाइजेशंस जो कंपनीज हैं उनको रिवार्ड करती हैं ये। ठीक है जी। इससे क्या होता है कि कंपनीज की अपनी रिकॉग्निशन इंक्रीज होती है, उनकी रेपुटेशन इंक्रीज होती है और कंपनीज को मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए और अच्छी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में डिलीवर करने के लिए। ठीक जी। फिर हमारे पास एक चीज़ होती है जी, ऑर्फन ड्रग एक्सक्लूसिविटी। ऑर्फन ड्रग एक्सक्लूसिविटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ज़रूरी होते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ जो है वो कम ही अवेलेबल है। तो ये बताएं जल्दी से कि ऑर्फन ड्रग क्या होती है। ऑर्फन ड्रग फिर हम देखते हैं ऑर्फन। सर, जो रेयर डिजीजेस में यूज़ होती हैं और जो ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं होती क्योंकि वो बहुत कम यूज़ होती हैं। ठीक। तो रेयर डिजीज कौन सी होती है, किसको कहते हैं रेयर डिजीज? सर, जैसे बहुत सी हैं जो कॉमनली नहीं होती, जैसे कि अगर एक बात नहीं, कहूँ मैं ये नहीं मैं, पूछ रहा कौन कौन कायरल सी होती हैं, ट्रॉमल लेकिन सिंड्रोम। अगर हम एक क्राइटेरिया बनाए रेयर डिजीज का तो वो कौन सा होगा? सर, जैसे अगर हम मलेरिया की बात करें तो वो कॉमन है। अगर कोई कंपनी मलेरिया की मेडिकेशंस बना रही है तो उसकी सेलिंग ज़्यादा होगी। अगर वो ऑर्फन ड्रग्स बना रही है तो उनकी सेलिंग कम होगी। और आई गेस ऑर्फन ड्रग्स के ऊपर प्राइसिंग भी हाई नहीं रख सकते। कहीं पढ़ा था मैंने ऐसा। ठीक है। तो कॉमन कॉमन और अनकॉमन डिजीज वंस अगेन वो क्या होगी, उसका बेसिक क्राइटेरिया एक्चुअली हम ये रखते हैं कि ऑर्फन ड्रग ऑर्फन डिजीज को ट्रीट करने के लिए होती है। ऑर्फन डिजीज विच इज लेस देन 200,000 नेशन वाइड। एक गिवन नेशन में जो 200,000 से कम का पेशेंट बेस जिस डिजीज का होगा वो कहलाएगी ऑर्फन डिजीज। ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्राइटेरिया उसका बन गया ना। अब हमें ये भी पता चल गया कि कम क्या होता है तो ज़्यादा क्या होता है, कॉमन क्या है, अनकॉमन क्या है। इन टर्म्स ऑफ नंबर उसका क्राइटेरिया हमारे पास आ गया। अकॉर्डिंग टू एफडीए जो लेस देन 200,000 नंबर होगा पेशेंट का नेशन वाइड। ओके सर।
ठीक है जी। तो ऑर्फन डिजीज को ट्रीट करने के लिए ऑर्फन ड्रग होती है। ऑर्फन ड्रग हम इसलिए उसको कहते हैं कि चूंकि ऑर्फन डिजीज का एक लिमिटेड नंबर होता है किसी गिवन फार्मास्यूटिकल मार्केट में, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंटरेस्टेड नहीं होती उस डिजीज के लिए प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि मार्केट बेस नहीं है। राइट जी। अपनी मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज, अपनी मार्केटिंग रिसोर्सेज, अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को इस तरह की प्रोडक्ट के ऊपर यूटिलाइज नहीं करना चाहते जिसमें कि अट्रैक्टिवनेस कम है। इतना ज़्यादा कस्टमर ही एग्जिस्ट नहीं करता। जब कस्टमर ही ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता तो ऑब्वियसली बेनिफिट भी कम आएगा, प्रॉफिट भी कम आएगा। ठीक है जी। लेकिन चूंकि पेशेंट एग्जिस्ट करते हैं और हमारे इनपुटिंग स्टेक होल्डर्स ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट्स ये चाहती हैं कि उनमें जो रेयर डिजीज के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। इस चीज़ को मोटिवेट करने के लिए ऑर्फन ड्रग एक्सक्लूसिविटी को प्रोवाइड करते हैं। ऑर्फन ड्रग एक्सक्लूसिविटी से ये होता ये है कि आपके पेटेंट के साथ साथ अगर हमारे ड्रग को ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन मिल जाती है, ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन मिल जाती है, ये 7 इयर्स के लिए मिलती है। ठीक है, 7 इयर्स के लिए मिलती है। ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन का मतलब ये है कि देयर विल बी नो अप्रूवल गिवन टू अ सब्सिक्वेंट स्पॉन्सर ऑफ द सेम ड्रग। सेम ड्रग को अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। ना सिर्फ ये कि सेम ड्रग फॉर द सेम यूज और इंडिकेशन। ठीक है, सेम ड्रग फॉर द सेम यूज और सेम इंडिकेशन को 7 इयर्स के लिए अप्रूवल मार्केट में नहीं दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि हम चूंकि पहले ये कह रहे थे ना कि ऑर्फन डिजीज की मार्केट में पोटेंशियल नहीं है, कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करता इतना ज़्यादा, इसलिए हमारे अट्रैक्टिवनेस नहीं है मार्केट में। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि अब हम सिंगल प्लेयर बन गए। अगर जितने भी पेशेंट उस मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं वो पेशेंट अब हमारी प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल होंगे। कोई और कंपटीटर मार्केट में नहीं होगा उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट। ठीक है जी। तो ये एक तरह से बेनिफिट भी है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि ऑर्फन डिजीज के को ट्रीट करने के लिए ड्रग डेवलप कर रही है। 7 इयर्स की एक्सक्लूसिविटी मिल जाएगी सेम ड्रग को, सेम यूज के लिए या सेम इंडिकेशन के लिए। सेम ड्रग को किसी और इंडिकेशन के लिए तो अप्रूवल मिल सकता है, सेम इंडिकेशन के लिए अप्रूवल नहीं मिलेगा 7 इयर्स के लिए बिहाइंड द पेटेंट, पेटेंट के बाद, पेटेंट के साथ साथ यानी कि। तो ये फर्दर एक एक्सटेंशन है जिसमें कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी सिंगल प्लेयर के तौर पर काम करेगी। अच्छा, ये टाइम कितना टाइम है हमारे पास? 2-3 मिनट। एक तो हमने कंप्लीट करना है, हम जरा जल्दी से चलते हैं। और जी, तो ये रेयर डिजीज की हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ यूएसए की एक वेबसाइट का एक लिंक आप यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, इसमें आपके पास इस तरह की एक लिस्ट है कंप्लीट डिजीजेस की, जो कि ऑब्वियसली अब यूएसए में जो कि रिगार्ड की जाती हैं एज ए ऑर्फन डिजीजेस। ठीक जी। इसमें से अगर मैंने यहाँ अमेबियासिस पे क्लिक किया तो अमेबियासिस का इसने ओपन करके बता दिया कि ये वो ड्रग है जिसको कि ऑर्फन ड्रग स्टेटस हासिल है। तो टेनिडाजोल को कोई और अमेबियासिस के लिए यूएसए में प्रमोट नहीं कर सकता। ठीक है जी, इसको अप्रूवल नहीं मिलेगी। अमेबियासिस को ट्रीट करने के लिए सिर्फ टेनिडाजोल ही अवेलेबल होगा यूएसए की मार्केट पर। सिमिलरली यहाँ पर इस लिस्ट में जो है वो मलेरिया भी शामिल है। तो ये डिपेंड करता है नेशन वाइड क्या उसका स्टेटस है। पाकिस्तान पे कोई डेटा मुझे इस तरह का नहीं मिल सका। ठीक है जी। अच्छा, और इसमें हमारे पास जिस तरह हमने एक प्रिस्क्राइबर का डिसीजन मेकिंग स्टडी किया था, इसमें ब्रीफ जो है हम पेशेंट का डिसीजन मेकिंग देख लेते हैं कि पेशेंट की डिसीजन मेकिंग अगर रूटीन है या एक्सटेंडेड है, यानी कि उसको रूटीन की चीज़ें हैं, अपनी रूटीन की डिजीज मैनेजमेंट उसकी चल रही है, और एक्सटेंडेड पे जहाँ पर कि सीवियर भी और क्रोनिक भी डिजीज मैनेजमेंट चल रही है। तो रूटीन की डिसीजन मेकिंग में अगर उसको फ्लू, फीवर या हाइपरटेंशन, एस्थमा वगैरह ट्रीट करने के लिए उसकी रूटीन डिसीजन मेकिंग है, और उसकी अगर अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अपनी इन्वॉल्वमेंट उसकी अगर नहीं है, यहाँ पे लो है, तो इट मीन्स कि उसकी अपनी कोई इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरह की नहीं होगी, पेशेंट डीएक्टिवेट होगा, इनएक्टिव पेशेंट होगा, जैसा उसको कहा जाएगा वैसा ही उसने करना है।
रूटीन की डिसीजन मेकिंग में लो अपनी उसकी इन्वॉल्वमेंट अपनी चॉइसेस की इंक्लूजन अगर कम होगी तो पेशेंट इनर्शिया लेवल पे होगा, इनएक्टिव लेवल पे होगा। रूटीन डिसीजन मेकिंग पे अगर ब्रांड लॉयल्टी इन्वॉल्वमेंट अगर पेशेंट की हाई हो जाती है, अपनी चॉइसेस उसकी हाई हो जाती हैं, तो ब्रांड लॉयल्टी इस स्टेज पे ज़्यादा होती है पेशेंट की। और इसी वजह से इस स्टेज पे हमारे पास फार्मास्यूटिकल ब्रांडिंग का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। इसको फिर कभी हम सेपरेटली देखेंगे ब्रांडिंग के सेशन को, अगर हमने देखा वैसे हमारे कोर्स आउटलाइन में शामिल नहीं है। डिसीजन मेकिंग अगर एक्सटेंड हो जाती है सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड और क्रोनिक डिजीजेस में, और अगर पेशेंट को अपनी इन्वॉल्वमेंट उसमें शामिल नहीं है, तो पेशेंट वेराइटीज को सीख करता है, डिफरेंट ऑप्शंस को सीख करता है। एक कंसल्टेंट, दूसरा कंसल्टेंट, तीसरा कंसल्टेंट, एक सर्जन, दूसरा सर्जन, एक सर्जन क्या ऑप्शन देगा, दूसरा क्या देगा, तीसरा क्या देगा, चौथा क्या कहेगा, इस तरह की वैरायटी सीकिंग ऑप्शंस की तरफ जा रहा होता है। ठीक जी, लेकिन जो ऑप्शन उसको मिलेगा फाइनली उसने उसी को जो है वो ऑप्ट करना है। अगर उन ऑप्शंस के अंदर सीवियर क्रोनिक कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस की ट्रीटमेंट में अगर उसका अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, तो इस तरह की चीज़ें फिर कम्प्लेक्स हो जाएगी, कम्प्लेक्सिटीज की तरफ चली जाएंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक जो है वो सीवियर क्रोनिक डिजीज होगी। एक्सटेंडेड डिसीजन मेकिंग की तरफ जो है पेशेंट जाएगा, और अगर उसकी अपनी इन्वॉल्वमेंट भी उसमें बढ़ेगी, अपनी चॉइसेस भी उसमें बढ़ेंगी, तो चीज़ें कम्प्लेक्स हो जाएंगी। कभी वो एक तरफ जाएगा, कभी दूसरी तरफ जाएगा, कभी एक चीज़ भी पूरी नहीं करेगा, कभी आधी में छोड़ देगा चीज़ें। तो इस तरह से ठीक है जी। पेशेंट मेडिकेशन नॉन कंप्लायंस जो है वो हम किसको कहते हैं? अच्छा, ये हम 2-3 मिनट इसको करके कंप्लीट करते हैं, या आपका कोई सेशन वगैरह है? सर दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास, चलिए ठीक है जी, हम रोकते हैं इसको, कल हम कंटिन्यू कर देंगे। कोई सवाल है किसी का जी? नो सर, क्लियर ऑल। ओके जी, ऑल क्लियर सर। ठीक जी। तो कल हम इंशाल्लाह ये 2-3 स्लाइड है हमारे पास, ये कंप्लीट करके, ये स्लाइड्स ऑलरेडी शेयर की जा चुकी हैं एलएमएस पे, और ये कंप्लीट करके वी विल मूव टुवर्ड्स द मार्केटिंग रिसर्च। उसमें आप जो हमने पहले मार्केटिंग रिसर्च पढ़ा था उसी स्लाइड्स भी देख के आ सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह सर। वो पहले उसी को हम रिवाइज करके फिर आगे चलेंगे। ओके सर। इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर।